अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे जब हम कंसीडर करें पार्टिकल एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका टाइटल हमारे पास क्या आ जाता है कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। यहाँ अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए तो वो क्या है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में उसको ड्राइव करें। ठीक है, तो अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल की मोशन को एक डायरेक्शन में पहले स्टडी करेंगे, फिर इसको तीनों डायरेक्शन के अंदर स्टडी कर लेंगे, इसको उसी इक्वेशन को तीनों डायरेक्शन में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m is enclosed in a one dimensional box having length a। ठीक है, से अलोंग एक्स एक्सिस के हमारे पास क्या है, हम एक बॉक्स ले लेते हैं, उसके अंदर एक पार्टिकल है। ठीक है, हम इमेजिनरी तौर पे उसको क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली तो पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए उसको क्या कह रहे हैं, एक बॉक्स है, उसमें एक पार्टिकल है जिसकी मास कितनी है m, और बॉक्स की लेंथ कितनी है a, उसकी लेंथ है, टोटल लेंथ उसकी a है। ये फिगर से भी आपको नजर आ रहा है कि लेंथ उसकी a है। अब वो पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y और z डायरेक्शन अभी हम नहीं कंसीडर कर रहे, तो x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। लेट द पार्टिकल मूव बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। ये पार्टिकल कहाँ कहाँ तक मूव कर सकता है कि बॉक्स के अंदर मूव कर सकता है, बॉक्स से बाहर मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि लेंथ हमारे पास कितनी थी, a है, यानी इस एरिया के अंदर, इस लेंथ के अंदर अंदर वो मूव कर सकता है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 से लेके दूसरे एंड तक, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो मूव कर सकता है, यानी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक वो मूव कर सकता है। द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज 0, कि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये जो एरो से नीचे नीचे एक बॉक्स उसने ये फिल किया हुआ है, ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जैसे ही हम बॉक्स से बाहर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इन्फिनिट हो जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये जो एरो लगा के एक बॉक्स को यहाँ तक बंद किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब क्या है कि पार्टिकल इसके अंदर मूव कर सकता है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल बॉक्स से बाहर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, या फिर आप ये कहते हैं कि उसके साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पीछे भी आप लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में भी आया था। आउटसाइड द लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, यानी इस लिमिट के बाहर अगर हम देखें, द पार्टिकल विल हैव एन इनफिनिट पोटेंशियल एनर्जी, कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, इनफिनिट, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्पेनिट्रेटेबल वॉल, कि इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल है वो इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसकी वॉल आप सिंपली कह दें इम्पेनिट्रेटेबल है, कि इसकी वॉल से इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल आउटसाइड द रिस्ट्रिक्टेड रीजन इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, साइज के। ठीक है, तो हमने पीछे भी बात किया था कि जब इन्फिनिटी हो तो वहां पे साई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, या साई स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एज द पार्टिकल कैन ओनली बी इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, पार्टिकल क्या है, इनसाइड के द बॉक्स ही रहेगा हमेशा। देयरफॉर द वेव फंक्शन vanished for x is equal to 0 या लेस देन 0 और x is equal to a और ग्रेटर देन a। ठीक है, यानी कि पार्टिकल ने इसके अंदर रहना है, जैसे ही पार्टिकल x is equal to 0 आएगा तो उसका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, या x is equal to a आएगा उसका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, या अगर ये 0 से और नीचे जाए, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या है, साई की वैल्यू 0 हो जाएगी, या ये a से ग्रेटर जाए तब भी हमारे पास क्या है, साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि हमने लेंथ स्पेसिफाई कर ली है कि लेंथ इसकी कितनी है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक ही रहेगी, और इसी के बॉक्स के अंदर अंदर ही हमारे पास जो है कोई पार्टिकल मूव कर सकता है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय, हमारे पास क्या था, अगर हम x एक्सिस के लिहाज से इसकी ले रहे हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी,
डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया था। सिंस इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो रिमेनिंग एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ई। एक्चुअली वो एनर्जी जो है वो सारी की सारी फिर अब काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम 0 करें तो जितनी भी एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, v की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आप ये देखें 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर, ठीक है, और ई, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पे उन्होंने क्या लैम्डा स्केयर है। ठीक है, या अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बन जाता है, लैम्डा स्केयर इंटू एच स्केयर इज डिवाइडेड बाय 8 पाई स्केयर एम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सारी की जगह पे क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या कर दो, लैम्डा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 में जब हम लैम्डा स्केयर की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इस सारी टर्म के इक्वल है, तो उस सारी टर्म को हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्केयर से रिप्लेस कर सकते हैं। वेयर आगे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से आप देखो 3 वाली इक्वेशन, तो ये क्या बन गई, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, कि हमारे पास ये कि इन सारी टर्म्स की जगह पे हमने क्या किया, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया था, तो वो हमारे पास लैम्डा स्केयर है। अब ये जो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक दफा डिफरेंशिएशन लेके दोबारा उसकी डिफरेंशिएशन लिखी है, तो ये हमारे पास इसलिए डी स्केयर आता है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन 3 इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट हैज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स। ठीक है, एक दफा इसको साइन के लिए सॉल्व करें और दूसरी दफा इसको कॉस के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, और ए और बी हमारे पास क्या है, दो कांस्टेंट आ गए। ठीक है, वेयर a and b are arbitrary constant, the values of these constant can be determined by applying the boundary condition। अगर हमने a और b की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पे क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशन हमारे पास यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 वाली लगा सकते हैं या x इज इक्वल टू a वाली लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करने हैं, x इज इक्वल टू 0 वाली पुट करें, x की जगह पे 0 पुट करें। ठीक है, तो पहले वाली में क्या आएगा, a साइन लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स हमारे पास क्या थीटा से डील कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या लैम्डा, अभी क्या बन जाएगा, a साइन और x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 0 क्या होगा हमारे पास, हमें पता है साइन 0 0 होता है। अब दूसरी साइड पे क्या है, b कॉस और 0। ठीक है, लेकिन cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1। तो इसका मतलब है पहली टर्म में के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि a वाली टर्म 0 हो गई। ठीक है, अब b वाली टर्म रहेगी b इंटू 1, यानी 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि b कैसे 0 हो सकता है, एक्चुअल में जब x 0 है तो हमें पता है साई भी 0 है। ठीक है, हमने कहा अभी पीछे हमने बात की है, जब x 0 है तो भी साई 0 है, या x a है तो भी साई 0 होगा। ठीक है, तो साई हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं 10, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन साई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब साई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया कि b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब b की वैल्यू 0 आई तो ये सारी b cos थीटा वाली टर्म 0 हो गई। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया,
साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, ठीक है। द अदर बाउंड्री कंडीशन इज एक्स इज इक्वल टू ए, उस पे भी हमारे पास क्या है, साई क्या है, 0। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इनटू द इक्वेशन 1 वी गेट कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ए। तो अब ये क्या बना, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स विच इज इक्वल टू 0, कि यहाँ पे ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 0। अब हम ये नहीं कर सकते कि ये ए साइन थीटा वाली वैल्यू भी 0 हो जाए। अगर ये भी 0 होगी और बी वाली वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब है तो हर कंडीशन के ऊपर क्या होगा कि साई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं हुई। ए की वैल्यू अगर 0 होती तो ये सारी टर्म भी खत्म हो जाती। तो ऐसा तो नहीं था कि साई की वैल्यू हर जगह पे 0, ठीक है। इसलिए ये कैपिटल ए की वैल्यू 0 नहीं है, सिर्फ बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है, ठीक है। द साइन ऑफ एंगल इज ओनली 0 व्हेन द एंगल इटसेल्फ इज 0, ठीक है। कि साइन ऑफ थीटा उस टाइम 0 हो जाता है जब थीटा 0 हो, जैसे कि हमने ऊपर बात की है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कि उस टाइम 0 हो सकता है, या फिर दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, ये जब थीटा ही 0 हो तो साइन 0 0 होता है, और इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन, के इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई का, यानी एन पाई हो, ठीक है। यानी ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना, तो उस कंडीशन के ऊपर ये क्या होता है, साइन थीटा 0 हो जाता है। When the angle is 0, then psi will be 0 everywhere inside the box. जब हमारे पास क्या एंगल 0 है तो क्या है, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास psi भी 0 होगा। This is not acceptable as particle must be somewhere in the box। के अब ये कंडीशन तो नहीं है कि हर दफा क्या होगा कि हर एंगल 0 होगा, या फिर हमारे पास क्या है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 इट फॉलोज दैट, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 क्या बन गई थी, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, वेयर, ठीक है, लैम्डा ए जब हमने इसको ए पुट किया था विच इज इक्वल टू एन पाई, और एन हमें पता है क्या है, ए 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, तो लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन टू बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। कि अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, वेव इक्वेशन को अगर हम 0 कंसिडर कर देते हैं थीटा, तो सारी इक्वेशन ही खत्म हो जाती, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमने एक वैल्यू निकाल ली कि लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर एन पाई ओवर ए, ठीक है। और अगर हम इसका स्केयर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। कंपेयरिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा स्केयर विद द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इक्वेशन 2 दिखाऊं तो वो वहां पे हमारे पास क्या बन गया था कि लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर इनटू ई। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन सेम हो तो राइट हैंड साइड वाली भी इक्वेशन सेम हो जाती है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इस लैम्डा स्केयर की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो वहां पे इक्वेशन की क्या थी, 8 पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से हम एनर्जी निकाल रहे हैं हर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की। नेक्स्ट वाले पेज पे आपको मैं एनर्जी की वैल्यू इसी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यूज जो निकाल रहे हैं ना, उसकी वैल्यू निकाल के देखूंगी, n1 के लिए, n2 के लिए, n3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पाई स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, 8 एम ई ओवर एच स्केयर, और इधर क्या रह गया, एन स्केयर ए स्केयर। तो अगर हमने ई की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, रीअरेंज करेंगे, ऊपर रह जाएगा हमारे पास एन स्केयर एच स्केयर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 एम ए स्केयर, ठीक है।
इस इक्वेशन को याद रख लें। ये हमारे पास क्या है कि एनर्जी लेवल की, किसी भी एनर्जी लेवल की के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये हर एनर्जी लेवल या जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं उसकी एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। Where En is the energy of the particle in the nth energy level, के पार्टिकल किसी भी लेवल पे है उसकी एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। Hence the symbol En is used instead of E since n is called the quantum number, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं कि एक लेवल पे है, एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में है, तीसरे ऑर्बिटल ऑर्बिट में है, ठीक है, जिसे हम शेल कहते हैं, ठीक है, या उसे हम क्वांटम नंबर भी कह रहे हैं, n1 n2 n3, ठीक है। अब हर एक के ऊपर जो है एनर्जी लेवल है, ये जो हमारे पास n1 n2 n3, उसके ऊपर कितनी एनर्जी है, ठीक है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रही है। कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, किसकी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 वाली इंटीग्रल होते हैं, आपको पता ही है। देयरफॉर द पार्टिकल may have only certain discrete values of E, ये पार्टिकल के पास स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, h स्केयर आपको पता है कि क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और 8 डिजिट आ गया, m मैस ऑफ पार्टिकल, a क्या था हमारे पास, वो जो लेंथ थी बॉक्स की, ठीक है, तो उसका स्केल ले रहे हैं। Therefore, the particle may have only discrete values of energy. These values are called eigenvalues, ठीक है, for E, कि ये डिजिट में वैल्यू आएगी ना, जब ये इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कोई ना कोई नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 6 इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द अलाउड एनर्जी लेवल्स, कि हमने अलाउड एनर्जी लेवल किसी भी पार्टिकल के निकालने हो तो हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं कि E n is equal to n square h square over 8 m a square. The energy of particle E cannot be zero, कि हमारे पास क्या है, ये एनर्जी जीरो नहीं होती, बिकॉज द लोवेस्ट एनर्जी कितनी होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो लोवेस्ट वैल्यू n की अगर हमारे पास क्या है, 1 है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगी, h स्क्वायर ओवर 8 m a square, ठीक है, is obtained by substituting the value n is equal to 1 in equation number 6। इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी 0 पॉइंट एनर्जी है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, पार्टिकल मूव कर रहा है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, यानी वो उधर मूव कर सकता है, आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। इसका मतलब है मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी से डील कर रहे हैं हम, या वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि मॉलिक्यूल्स जो हैं पूरी, आप एक ये कैसे आपने वर्ड सुना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज साकन नहीं है, यानी स्टेशनरी नहीं है, हर चीज मूव कर रही है, ठीक है। तो वो यहाँ से भी एक्सप्लेन हो सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की लोवेस्ट जो एनर्जी है वो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, यानी लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी जीरो नहीं है, मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी एटम जो है वो कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी होती है, वो थोड़ा सा मूव कर रहा होता है। तो ये जो 0 पॉइंट एनर्जी है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, जब n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर ओवर 8 m a स्क्वायर, इसकी वैल्यू बन जाती है। तो आगे मैं पहले आपको नेक्स्ट वाले पेज पे ये एनर्जी लेवल्स दिखाए हुए हैं, ताकि पहले मैं आपको ये दिखा दूं और फिर जो है ना हम साई की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये देखें इस ग्राफ में ये जो फिगर नजर आ रही है, आप राइट साइड पे देखो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, n की वैल्यू है, यानी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट वाली साइड पे लिखी है, ठीक है। पहले वाले n जब 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 8, ये इसकी वैल्यू आ रही है h स्क्वायर ओवर 8 m a स्क्वायर। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, बाकी टर्म वैसे ही आ गई अभी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं प्लांक्स कांस्टेंट की, 8 हमें पता है, m पार्टिकल जो भी है उसका मैस कर लें, और a एरिया या लेंथ है, ठीक है, बॉक्स की, तो ये वैल्यू पुट करें तो हमें ये डिजिट में वैल्यू आएंगे ना। अभी तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये वैल्यू यहाँ करें कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है
और ये n की वैल्यू चेंज हो रही है तो एनर्जी लेवल्स चेंज है और साथ साथ उनकी एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब 3 है अगर n तो 3 का स्केयर क्या होगा 9। ठीक है, तो 9h स्केयर ओवर 8m ए स्केयर बन गया। ठीक है, अगर 4 है तो 4 का स्केयर क्या हो जाता है 16h स्केयर डिवाइडेड बाय 8m ए स्केयर बन जाता है। ठीक है, यानी हर करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है ई एनर्जी की वैल्यू है। हर क्वांटम नंबर या ऑर्बिट के लिए जो है उसके लिए डिस्क्रीट एनर्जी की वैल्यू होती है। तो इस इक्वेशन से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम साई को देख लेते हैं। अब हमने पहले क्या किया आइगन वैल्यू या एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब हम साई और साई स्केयर की वैल्यू निकालने लगे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, द पार्टिकल इन बॉक्स इज अ वाइब्रेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया कि वाइब्रेशन कर रहा होता है एज इट मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। यानी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द एनर्जी वैल्यू En has a corresponding wave function psi n that is obtained by substituting the value of lambda into equation। वो ये कह रहा है कि किसी भी एनर्जी के लिए, ठीक है, अब हमने देखा कि किसी भी n वैल्यू के लिए उसकी एक एनर्जी होती है। अब स्पेसिफिक एनर्जी होती है, अब उसी एनर्जी के लिहाज से उसका वेव फंक्शन भी होता है जिसको साई n कह रहे हैं। ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू इक्वेशन 5। लैम्डा की इक्वेशन देख लेते हैं हम और इक्वेशन 5 को भी देख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई थी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू n पाई ओवर a। ठीक है, तो हम क्या करें n पाई ओवर a को लैम्डा की जगह इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें तो क्या बन गया साई इज इक्वल टू a साइन n पाई ओवर a इंटू x बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी साई की। ठीक है, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि साई n इज इक्वल टू a साइन n पाई ओवर a इंटू एक्स। ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंस हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू n पाई ओवर a था तो ये इक्वेशन नंबर 7 बन गई। ठीक है, पीछे हमने क्या किया था b को 0 कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि a की वैल्यू निकाल रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल विद इन द बॉक्स इज यूनिटी बाय अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब हमारे पास क्या है कि हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या थी कि जब साई स्केयर या साई और उसके कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए इंटीग्रेशन का। और लिमिट हम क्या लगा रहे हैं। ठीक है, लिमिट ये क्या है कि x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a तक इसकी लिमिट है क्योंकि पार्टिकल यहाँ तक मूव कर सकता है हमारे पास। हम ये लिमिट लगा रहे हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a और साई n स्केयर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अब हम क्या कर सकते हैं साई n की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 से हम पुट करेंगे तो उसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साई n फ्रॉम इक्वेशन 7 तो ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया कि 0 से a तक और साई n की वैल्यू है a साइन n पाई स्केयर ओवर a x। इसका स्केयर ले लिया dx डिफरेंशियल के लिए आ गया डेरिवेटिव के लिए इज इक्वल टू 1। जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा a तो कांस्टेंट है तो a स्केयर वैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और ये बन गया हमारे पास साइन स्केयर n पाई x ओवर a। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है नीचे इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिया गया है कि अगर हमारे पास जैसे साइन स्केयर a हो तो उसका आंसर आता है 1 ओवर a इंटू 1 माइनस साइन स्केयर 1 माइनस कॉस 2a। तो अब a की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू थी हम उसके लिहाज से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये साइन स्केयर n पाई x ओवर a के जो सोल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 ओवर 2। जो 1 ओवर 2 है वो
ए स्क्वायर के साथ बाहर आ गया, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी 1 माइनस कॉस, ठीक है, 2 n पाई x ओवर a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व कॉस की क्या आती है, इंटीग्रेशन साइन आता है, ठीक है। उसको भी यहाँ सॉल्व करके आपको लोगों को दिया गया कि अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके उन्होंने क्या किया कि अब जो a होगा वो 1 ओवर a बन जाएगा, ठीक है। कॉस की जगह पे क्या आना चाहिए, साइन, और ए एक्स जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था कि जो इक्वेशन थी, हमारे पास कॉस है, कॉस वाली वैल्यू है, तो कॉस वाली वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट है हमारे पास 0 और a की, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाता है कि इसकी वैल्यू आएगी, अब a हमारे पास क्या था कि a हमारे पास था, एक तो x है और x के अलावा बाकी जो साइड टर्म है वो a है, ठीक है। तो 1 ओवर a जब आएगा तो क्या बन जाएगा, a ओवर 2n पाई, ठीक है, और cos की जगह आ गया साइन, और दूसरी दफा a और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2n पाई x ओवर a आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a x है, ठीक है, क्योंकि ये 1 के साथ भी dx मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है, या dx आप इसको कर लें, और d और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, और इसकी लिमिट अब हमने लगानी है, लिमिट क्या है इसकी, 0 से लेके a तक है, ठीक है। जब हम लिमिट लगाएंगे तो a माइनस 0 क्या होगा, सिर्फ a ही रह जाएगा। तो ये आगे जो इस फिगर के नीचे इक्वेशन लगी हुई है, तो आप ये देखें, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसका फाइनल सोल्यूशन हमारे पास a स्क्वायर ओवर 2 इंटू a माइनस a 2n डिवाइडेड बाई 2n पाई साइन 2n पाई। अब x क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू हमने लगानी है, पहले अपर लिमिट लगानी है a, और फिर माइनस करना है लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि a लगाना है, x की जगह पे हमने क्या लगाना है a, और इसके नीचे भी a था, वो a और a आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे a नहीं लिखा गया। तो ये यहाँ पे इक्वेशन a में क्या रह जाता है, साइन 2n पाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या है, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है, द सेकंड टर्म इन द ब्रैकेट कंटेन द साइन ऑफ एंगल, ठीक है। अब साइन ऑफ एंगल है यानी 2n पाई, देयर दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन। क्या अब क्या है, n की वैल्यू अगर हम चेंज करें, n तो क्या था, इंटीजर है, ठीक है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 2 पाई हमारे पास क्या होता है, एंगल है। ऐसी बात ही है ना कि ये हमारे पास एंगल है। अब ये क्या है कि साइन थीटा जो है वो एक्चुअल में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है। तो हमने कहा था कि साइन थीटा किस टाइम 0 होता है, या तो थीटा खुद 0 हो, या फिर उसका इंटीग्रल जो है 2 पाई का वो 0 हो, ठीक है। एनी एंगल विच इज सच अ मल्टीपल हैज अ साइन ऑफ 0, तो उसका 2 पाई का मल्टीपल हो तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है, इसका 0 आ जाता है, ठीक है। हैंस द अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, कि ये जो सारी ब्रैकेट में वाली टर्म है, जब ये 0 होगी तो ये खत्म हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, a स्क्वायर, और यहाँ से ब्रैकेट वाला a रह गया सिर्फ, ठीक है। ये माइनस वाली साइड टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, a स्क्वायर इंटू a ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हमने a की वैल्यू निकालनी हो, तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 ओवर a,
और अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या हुआ, इसका स्केयर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू बन गई ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2/a। अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी हम साई एन की वैल्यू में वैल्यू पुट कर सकते हैं। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई एन ऑफ द पार्टिकल आर गिवन बाय, क्या इक्वेशन थी, साई एन इज इक्वल टू ए साइन एन पाई ए इंटू एक्स। अगर आप पीछे जाएं इक्वेशन नंबर देखें 7, ठीक है। तो ये वहां पे जस्ट हमने क्या किया, ए की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/a अंडर रूट आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, साई की वैल्यू आ गई है। और इसी तरह अगर हम इसका स्केयर ले लेंगे, साई स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट खत्म हो गया, 2/a साइन स्केयर एन पाई एक्स ओवर ए, ठीक है। द परमिटेड एनर्जी लेवल, द वेव फंक्शन साई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साई स्केयर आर शोन इन द फिगर। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करें, ठीक है, इक्वेशन 9 और इक्वेशन नंबर 8 को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, साई और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसी फिगर पे दोबारा आते हैं। हमने कहा था n की वैल्यू के हर कोरस्पॉन्डिंग n के लिए एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। ये बाहर इधर हमने लाइनों से बाहर लिख दिया, और ये जो अंदर है ये हमें बता रहे हैं साई की वैल्यू और साई स्केयर की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे आई है फंक्शन जो है हमारे पास, हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 8 देख लेते हैं पहले। जो इक्वेशन नंबर 8 1 के लिए देखेंगे, n1 के लिए, n2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है। और इसी तरह साई स्केयर भी देख लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 8 है हमारे पास, अंडर रूट साई एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट 2/a साइन एन की वैल्यू अगर हमने क्या पुट की 1, ठीक है। तो क्या बन गया पाई/a इंटू एक्स, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने इसको पुट करना है x इज इक्वल टू 0 के लिए और x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, n की जगह आ गया 1, तो आ गया पाई/a, और x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, ऐसा ही है, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि वो a पुट करेंगे x की जगह, तो ये a और जो x की वैल्यू a पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या रह जाएगा, साइन पाई, ठीक है, साइन 1 पाई रह जाएगा। तो साइन पाई भी हमारे पास क्या है, 0। तो इसका मतलब हुआ कि वेव फंक्शन जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, और x की वैल्यू क्या है, a है, तो क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। हमने देखा एक ये जहां पे बॉक्स की लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे भी 0 है, जहां लाइन एंड हो रही है वहां पे भी 0। ओके, सेंटर में जाके ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन पे तो ये 0 है, यानी x इज इक्वल टू 0 पे भी 0 है, x इज इक्वल टू a उस पे भी साई की वैल्यू 0 है। फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हाफ कर देते हैं, यानी a टोटल लेंथ थी ना, तो उसका हाफ कर दें, यानी a/2 पुट करें। जब a/2 पुट करेंगे तो अब ये देखो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई/2 बन जाएगा, ठीक है। जब साइन पाई/2 बनेगा, हाँ, तो उसको सॉल्व करेंगे, यानी अब साइन पाई नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ठीक है, हाफ आ गया ना, ठीक है। तो अब क्या पाई/2 आ गया, तो इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब जब साइन पाई/2 है तो इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। अब इस 1 को अंडर रूट 2/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लैम्डा की ये साई की वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसलिए जब हमने क्या किया, लेंथ का हाफ किया, यानी सेंटर में लिया इसको, यानी a/2 लिया है x की वैल्यू, तो इसके मैक्सिमम वेव फंक्शन आया, ठीक है। तो इसलिए n इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये क्या है, 0 और 1 पे 0 और a पे ये वैल्यू 0 है, और सेंटर में आके ये वैल्यू मैक्सिमम है,
ठीक है। ये जो सॉलिड लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये वाली लाइन की बात हो रही है कि सेंटर में मैक्सिमम है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि 2 में देखते हैं, ठीक है। अभी मैं इक्वेशन नंबर 8 ही देख रही हूँ और इक्वेशन नंबर 9 पे नहीं है। अब मैं अगर n की वैल्यू 2 कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई a ओवर a इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब 2 आएगा, वही काम करेंगे, हम देखेंगे x की वैल्यू क्या करें, 0 पुट करें तो भी देखेंगे साइज 0 है, ठीक है। अब साइज 0 क्यों आ रहा है, यानी कि 2 पाई आ गया ना, 2 पाई आ गया तो इंटीग्रल मल्टीपल है तो भी 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करने से 0 है। अगर हम x की वैल्यू a पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी ये 0 बन जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो भी ये 0 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन 8 को ना n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए पुट कीजिएगा और x की वैल्यू जो है 0 भी रखें, x की वैल्यू a भी रखें, a/2 भी रखें, a/4 भी रखें, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जैसे हम जिसे हम क्या कहते हैं 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ठीक है। यानी ऐसे अगर वैल्यूज रख के देखें तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जब a/2 रखा यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख के, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, फिर भी 0 आई। फिर उन्होंने क्या किया कि x की वैल्यू a/4 रख ली, यानी जिसे 0.5 कहते हैं, 0.25 कहते हैं, ठीक है। तो जब ये 0.25 a रखा, a और a तो कैंसिल आउट हो गया और साई की वैल्यू क्या बन गई, ठीक है, 2 पाई और 0.25, ठीक है। तो अब फिर ये इंटीग्रल नहीं रह गया, इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं है, पॉइंट्स में आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे 1 के लिए निकाली हमने, ठीक है, n1 के लिए। इसी तरह अब लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस के साथ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू हम क्या करें 0.75 ऑफ a रखें, यानी 3/4 कर दें, ठीक है। x की वैल्यू 3/4 ऑफ a हो, a और a तो कैंसिल आउट हो गया और n की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया 3/4 के साथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन। अब ये जो भी एंगल बना, ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी -1, पहले +1 आ रही थी, अब क्या आ रही है वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। उस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो उसकी मैक्सिमम वेव लेंथ वेव फंक्शन है, लेकिन माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वेव जो है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। तो अब ये देखो, पहले क्या था, हाफ वेव बनी थी, यानी जस्ट आपको क्रस्ट नजर आ रहा था, अब क्या हमारे पास आपको ट्रफ भी नजर आ रहा है। अच्छा, अब n2 को हम कंबाइन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था, x 0 पे भी 0 है, x 0.5 पे भी 0 है, x a पे भी 0 था, ठीक। मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम प्लस साइन के साथ आ रहा है 0.25, ठीक है। और फिर क्या है, मैक्सिमम आ रहा है माइनस की तरफ, यानी आप अगर पाई को भी देख लें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वो माइनस वाली साइन आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 3/4 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये क्या होगा, इसमें एक ट्रफ बन रहा होगा, ठीक। यानी कि ये वेव पूरी कंप्लीट हो रही है, इसमें एक क्रस्ट है और एक जो है ट्रफ है, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, n = 3 क्यों पुट करो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया कि आप क्या देखोगे, आपको ये भी पता ना, एक क्रस्ट 0 से लेके ये पाई तक है, और π/2 क्या होता है, 90 का एंगल होता है, फिर पाई 80 का, ठीक है। और 3/2 हमारे 3/4 जो है हमारे पास क्या हुआ, ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, यानी माइनस में मैक्सिमम, और ये जब 2 पाई होता है तो ये 360 पे 0 हो जाता है अगेन, तो ये एक वेवलेंथ से बनी है, ठीक है। अब जब n = 3 पुट करेंगे तो वहां भी यही काम होगा कि आप जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो इसमें हमारे पास 2 क्रस्ट आ रहे हैं और एक
ट्रफ आ रहा है, ठीक है, यानी एक वेवलेंथ पूरी हो रही है और एक क्रस्ट आ रहा है इसके साथ, ठीक। अब ये सॉलिड लाइन तो आप लोगों को समझ आ गई है कि एक उसमें क्या होगा, हम वैल्यूज पुट करके ये बना रहे हैं वेव फंक्शन, ये खुद से नहीं बनाया हुआ कि ऐसे लाइन लगा दें, ऐसे लाइन लगा दें, ऐसे लगा दें। एक्चुअली यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू पुट करके जैसे भी वो वेवलेंथ की आ रही है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 होगा तो इसमें आप देखो कि इसमें दो कंप्लीट वेवलेंथ आ रही हैं, यानी आप ये देखो पहले क्या है, क्रस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रस्ट है और फिर ट्रफ है, यानी कि ये हमारे पास 4π/2 वैल्यूज आ रही हैं, या आप सिंपली इसे कह देंगे हमारे पास क्या है, दो वेवलेंथ आ रही हैं, ठीक है, n4 के अंदर। अब ये तो थी हमने देखा सॉलिड लाइंस का, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है, अब हम साइज स्क्वायर की वैल्यू जो है वो डॉटेड लाइन शो कर रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वही x की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें, 0.5 पुट करें, 0.75 पुट करें, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 में अगर डॉटेड लाइन देखें तो ये अब तकरीबन एक जैसी हैं, ठीक है, ये जस्ट क्रस्ट ही नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है। n इज इक्वल टू 2 पे देखें डिफरेंस है, ठीक है, कि अब साइज स्क्वायर की वैल्यू माइनस में नहीं जा रही, वो प्लस में ही है, ठीक है। n3 में भी देख लें कि इसमें 3 क्रस्ट बन रहे हैं कि माइनस में नहीं जा रही, वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। अब डॉटेड लाइन को देखो 3 कर्व बन रहे हैं, ठीक है, और लेकिन पॉजिटिव वाले। इसी तरह 4 वाले में देखोगे तो 4 कर्व हैं लेकिन पॉजिटिव में ही है, वो नेगेटिव में नहीं जा रहे, ठीक है। अब क्या है ये हमारे पास कि डॉटेड लाइन क्या है, 4 है और ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं आ रहे। अब आपको पता है अगर साई की वैल्यू नेगेटिव है भी तो जब उसका स्केल लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है, यानी नेगेटिव वैल्यू का भी अगर स्केल लिया जाए तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही बन जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये साइज स्केल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि इसकी फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी पार्टिकल की वो मैक्सिमम ही होती है, वो पॉजिटिव ही होती है, वो नेगेटिव नहीं होती किसी भी स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये फिगर बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगी और अगर आप इसको वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि आप खुद से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। हर n वैल्यू के लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू होती है, अब उस हर एनर्जी के लिए उसका स्पेसिफिक वेव फंक्शन भी होता है, उनकी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन दी हुई है इससे हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास क्या है, इक्वेशन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज क्वांटाइज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 के मुताबिक हमारे पास क्या है, एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। हर वैल्यू के लिए, हर n की वैल्यू, हर ऑर्बिट के लिए स्पेसिफिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि क्वांटाइज्ड है, कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन ने या पार्टिकल ने जाना है तो वो क्या करता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करके जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर 0 है, तो जितनी भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी का हमने पीछे भी इक्वेशन नंबर 6 में फार्मूला देखा है कि E इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8ma², ठीक है। तो n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो वहां पे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखी, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज नॉट 0 बट इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर 8ma² के लोवेस्ट लेवल हमने पीछे देख लिया था कि जब n की वैल्यू 1 पुट करें तो एनर्जी 0 नहीं होती, एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू होती है जो कि हमारे पास क्या है, हम उसे कह रहे हैं ये हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्वांटम नंबर, कि हर क्वांटम नंबर यानी n के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, यानी साइज स्केल की वैल्यू क्या आ रही है, हर एक के लिए डिफरेंट आ रही है। ऊपर मैं फिगर में आपको दोबारा दिखा सकती हूँ, n के लिए कुछ हो, n1 के लिए कुछ और है, n2 के लिए कुछ और है, 3 के लिए कुछ और है, 4 के लिए कुछ और आ रही है।
डॉटेड लाइन चेंज होती जा रही है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यानी साइज स्केल भी चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साई एन में आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। साई की वैल्यू आपने देखी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट साई एन स्केयर गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। हाउएवर for x is equal to 0 or x is equal to 1 even the size scale n becomes the 0, यानी एक्सट्रीम कंडीशन, बॉक्स की एक्सट्रीम कंडीशन क्या है कि x is equal to 0 या x is equal to 1 है या a है, तो वहां पे ये क्या होगा, यहाँ साइज स्केल भी 0 हो जाएगा। ऐसी बात है ना, जहां से ये वेव स्टार्ट हो रही है और यहाँ जहां पे वेव एंड हो रही है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अगर हम आगे देखते हैं कि ये 0 कहाँ पे आ सकती है, अगर इन्होंने नोड की बात की हुई है, हाँ जी आगे नोड की बात की हुई है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, फॉर एनी क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल एंड द स्केयर ऑफ लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। हमने एनर्जी की वैल्यू देखी थी E इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर डिवाइडेड बाय 8ma स्केयर, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ पार्टिकल के एनर्जी, ठीक है। अब मास ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ लेंथ थी हमारे पास a स्केयर, ठीक है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे पास क्या होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। If the particle become more massive or the box become more longer, the energy level becomes more massive, कि एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी या एनर्जी लेवल हमारे पास क्या होते जाएंगे, आपस में करीब होते जाएंगे, ठीक है। मैसिव होते जा रहे हैं एनर्जी लेवल्स एंड द बॉक्स बिकम मोर क्लोजली स्पेस, कि बॉक्स की जो लाइंस हैं वो हमारे पास बहुत करीब हो जाएंगी। एंड देयर इज अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी, कि हमें ऐसा लगेगा जब वो लाइनें एक दूसरे के एनर्जी की लाइंस बहुत करीब होंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर पार्टिकल का मास कम है या बॉक्स की लेंथ भी छोटी है तो वो क्या होती है कि हमारे पास क्या है कि एनर्जी के लेवल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट लेते हैं, हर एक के दरम्यान में स्पेस आती है, ठीक है, एक के बाद दूसरा आता है और उनके दरम्यान में स्पेस है, ठीक है। द ग्रेटर नंबर ऑफ नोड द ग्रेटर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब हम नोड को देखते हैं, नोड क्या है, द पॉइंट एट विच साई and size scale is 0 is called the node. Each eigenfunction has n-1 internal nodes, ठीक है। कि जहां पे हमारे पास साई की वैल्यू या साइज स्केल की वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 हो जाती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, n-1, कि जो भी n की वैल्यू होगी उसको -1 कर दें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास पहला n है, ठीक है, n-1 यानी 1 - 1 क्या करें तो 0, यानी पहले क्वांटम नंबर पे इस कोई नोड नहीं है, आपको पता है, ठीक है, दरम्यान में कोई नोड नहीं आ रहा। लेकिन जो दूसरी n = 2 है उसमें एक नोड आ रहा है, ये सेंटर में मिनिमम आ रहा है ना, 0 आ रही है, ठीक है। तो 2 - 1 का मतलब क्या हुआ, 1, यानी जब n 2 है तो नोड कितना है, एक नोड है, ये सेंटर वाला, ठीक है। जब हमारे पास क्या है, n = 3 है, 3 - 1 करेंगे तो 2, इसका मतलब है इसमें कितने नोड आने चाहिए, 2 नोड आने चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो मिनिमम पॉइंट है अंदर इसके, ठीक है, a जब x = 0 और x = a है, इसको नहीं, इसको छोड़ के जो इसके इंटरनल नोड हैं वो वाले, ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या है कि जब n 3 है तो n-1 के थ्रू ये 2 नोड आ रहे हैं। इसी तरह जब हमारे पास क्या है n 4 है तो इसमें n4 - 1 क्या करेंगे, 3 नोड आने चाहिए, तो इसमें 1 2 और ये 3 नोड आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3 नोड आ जाते हैं इसके अंदर। तो यहां से हमने ये इंफॉर्मेशन ली है
और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन ये जितनी आपको यहाँ पे दी गई है आप उन्हीं को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अभी हमने इस इक्वेशन को वन डायमेंशनल के लिए यूज की थी, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके y और g डायरेक्शन को भी ले लेंगे। इक्वेशन तो यही बनेगी, जस्ट डायरेक्शंस अंदर ऐड हो रही है, यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के लिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है। Consider a particle of mass enclosed in a 3-dimensional box in the form of a parallel piped of side A, B, C। हमारे पास क्या है कि एक बॉक्स है, उसकी जो साइड हमारे पास क्या है, वो क्या है, A, B, C है। The potential energy V equals to 0 everywhere within the box। के बॉक्स के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बॉक्स के बाहर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट होती है। तो हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखेंगे तीनों एक्सिस के लिए, वही इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव की हुई है तीनों एक्सिस के लिए, कि कर्ल स्क्वायर या पार्शियल डिफरेंशियल आप कहते हैं सर, ठीक है, या कर्ली स्क्वायर कह लेते हैं। कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई और डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय कर्ली z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर इनटू, अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये जस्ट एनर्जी रह जाएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, E साई इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय लैम्डा, लैम्डा कह रही हूँ पाई से करेंगे तो जहाँ ये साई एक्चुअली पाई माइंड में आ रहा है, तो साई से आप डिवाइड करेंगे तो ये ई साई जो है यहाँ से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारी टर्म के साथ साई आ जाएगा, ठीक है, उसको ब्रैकेट में बाहर ही लिख लिया है। बाकी इक्वेशन वही है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में बी कंसिडर टू बी कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। अब एनर्जी है उसके भी अब 3 कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के और जी डायरेक्शन में, ऑल दो 3 एक्सिस एक्स वाई जी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन तीनों एक्सिस में आ गया। तो टोटल एनर्जी के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जी, ठीक है। दी वे, अब एनर्जी तीनों डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है वेव फंक्शन भी तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। दी वेव फंक्शन साई में आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ 3 फंक्शन सच एज एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। तो अब टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू साई एक्स प्लस साई वाई प्लस साई जी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इनटू इक्वेशन 2, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एनर्जी की वैल्यू और साई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये, और इसको x के लिए सेपरेट कर रहे हैं, y के लिए सेपरेट कर रहे हैं और z के लिए सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर साई x इंटू साई स्क्वायर वी एक्स ओवर, मैंने गलत बोला, कर्ली स्क्वायर साई एक्स डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e x प्लस डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब यही इसी चीज को हम y के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस कर देंगे 1 ओवर साई y इंटू कर्ली स्क्वायर साई y डिवाइडेड बाय कर्ली y स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e y ओवर h स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, z के लिए भी इसी तरह लिख रहे हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन से आ रहा है। इन दी अबव एक्सप्रेशन इन ईच टर्म इज इंडिपेंडेंट, के हमारे पास क्या, हर टर्म इंडिपेंडेंट है, एंड बीइंग द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली, कि एट अ टाइम एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, यानी x पे, y पे और z पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करी। अब ये एक जो है x वाली x डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, y वाली y पे और z वाली z के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेपरेटली लिख लिया कि हमारे पास क्या है, ये x वाला फंक्शन जो है टोटल क्या है, इसका आंसर जो है हमारे पास 0 है। इसी तरह y के लिए इस इक्वेशन को 0 कर लिया, इसी तरह z के लिए इस इक्वेशन को 0 कर लिया। फिर हम क्या कह सकते हैं, ईच ऑफ द अबव 3
इक्वेशन इज सिमिलर टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये पार्टिकल इन वन डायरेक्शन के लिए जो इक्वेशन हमने x के लिए ली थी हम y के लिए भी लिख सकते हैं और z के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशन हमारे पास क्या था, एनर्जी की वैल्यू हमने ई एन निकाला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8ma² है। ठीक है, जब उसके लिए हमने क्या किया, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स था तो हम इसको ई एक्स कर सकते हैं, यानी एक्स। अब जो एन है, एन की वैल्यू हमने पहले एक्स के लिए लिखी हुई थी तो इसलिए हम एक्स नहीं लिख रहे थे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम एन के लिए भी क्या कर सकते हैं, एन क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जी डायरेक्शन में भी आएगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एनर्जी भी क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में भी होगी, वाई में भी होगी और जी में भी होगी। तो एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, वही सेम वैल्यू है, जस्ट उसे एक्स वाई जी के लिए लिख दिया। ठीक है, वेयर एन एक्स एन वाई एंड एन जी आर quantum number capable of taking up all the integral values and a b c being the dimension of box। अब पहले हमने a स्केल लिखा था ना, ठीक है, डिवीजन में कि x एक्सिस में उसकी लेंथ कितनी थी a, अब y एक्सिस में उसकी लेंथ कितनी है b और z एक्सिस में उसकी लेंथ कितनी है c, तो इसलिए हम यहाँ पे a की बजाय हम a स्केयर b स्केयर और c स्केयर करें और टोटल एनर्जी हमने अगर काउंट करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच स्केयर ओवर 8m, जो ये कांस्टेंट चीजें हैं, इनटू n स्केयर एन एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय a स्केयर प्लस कर दें हम एन वाई स्केयर डिवाइडेड बाय b स्केयर प्लस एन जी स्केयर डिवाइडेड बाय c स्केयर। ठीक है, इफ द बॉक्स इज अ क्यूबिकल विद द साइड a, ठीक है, कि बॉक्स क्या है, क्यूबिक है, यानी इसकी तीनों लेंथ हमारे पास क्या है, सेम है, सिमिलर है, तो हम ए बी और सी को इक्वल कर देते हैं, उसकी जगह पे क्या करेंगे, सिंपल ए लिख लेते हैं। ठीक है, अगर उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, ए है, तो ई इज इक्वल टू एच स्केयर ओवर 8ma, यहाँ पे स्केयर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिस हो गया और रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, या अगर सिंपल ए लिख रहा है, उसने आप यहाँ पे ए से डिफाइन किया है तो आप ए करें, लेकिन एक्चुअल में ये इसका ए स्केयर है। ठीक है, और डायरेक्शन में सिर्फ अब एन रह गया, एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन 5 shows that the energy of particle is quantized in terms of 3 quantum number nx, ny and g and give the permitted energy levels या energy values of particle in 3-dimensional box। तो स्टूडेंट्स ये तो था आप लोगों का बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया और आपका कोर्स वर्क भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है, जो चीज़ समझ नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए इसको जो है तैयार कर लें।